हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे पटवार 2025 के बारे में, जिसके अंदर से अपन सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इंडिया जीके के अंदर से मॉडर्न हिस्ट्री का अपन रिवीजन कर रहे हैं। साथियों, इस क्लास के अंदर से जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो अपन एकदम क्विक रूप से रिवीजन कर देंगे। और साथियों, ये जो क्लास है सारी की सारी है वो आपको शॉर्ट नोट्स के ऊपर रहने वाली है। इस क्लास के अंदर से मैंने उन सारी चीज़ों को रखा है। साथियों, जितनी भी आपने टेस्ट सीरीज़ दिए हैं उन सारी टेस्ट सीरीज़ों के अंदर से जितने भी आपने क्वेश्चन दिए हैं, जो आपको क्वेश्चन मिले हैं, वो सारे के सारे जवाब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। साथियों, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री अपन बात करेंगे पहले ही इस क्लास के अंदर से, और जितने भी साथियों सब्जेक्ट आपके पटवार के वो सारे के सारे अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में एक एक क्लास के अंदर से इनको कंप्लीट कर देंगे। और आप सभी से उम्मीद रहेगी कि मेरे को अच्छा आपका सपोर्ट मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों आज का। सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में ये सारी की सारी क्लास है साथियों एक सार संग्रह के रूप में होने वाली है। तो सबसे पहले बात करें तो किसका नाम आता है। सबसे पहले अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसका नाम आएगा कि जो यूरोपीय कंपनियां होती हैं उनका आगमन क्रम है वो आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी आई, कौन सी बाद में आई, तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले नाम आता है किसका साथियों, पुर्तगाली कंपनी का नाम आता है। ठीक है, या फिर पुर्तगीज बोल सकते हो, जो 1498 में आते हैं साथियों। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में यही जाते हैं। और कब जाते हैं साथियों, 1961 के अंदर से ये चले जाते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, इन्होंने अपना जो कारखाना लगाया था साथियों, या फिर फैक्ट्री बोल सकते हो, तो वो कोचीन में लगाई थी पहली फैक्ट्री। ये भी याद रखना, और कब लगाई थी, 1503 के अंदर से लगाई थी। ठीक है। और बात करें साथियों, जो पुर्तगालीज या फिर पुर्तगीज के समय वहाँ का जो पहला जो पुर्तगीज है पुर्तगाली आता है वो वास्को डिगामा आता है भारत। ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरी कंपनी का नाम आ जाता है साथियों डच का। जो कब आते हैं, ये आते हैं 1605 के अंदर से आते हैं, और इनके द्वारा जो कारखाना लगाया जाता है मछलीपट्टनम में लगाया जाता है 1620 के अंदर। तीसरा बात करते हैं अपन ब्रिटिश के बारे में या फिर अंग्रेज़ों के बारे में बोल सकते हो। ये 1608 में आते हैं, और इनके द्वारा जो कारखाना लगाया जाता है वो सूरत में लगाया जाता है 1613 में। या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पर से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भी इनकी स्थापना की जाती है। और बात करें देखो साथियों इन्हीं के बारे में, तो 1599 के अंदर से क्या होता है साथियों, स्थल मार्ग में पहला अंग्रेज आता है जिसका नाम क्या था साथियों, उसका नाम आता है जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है, ये सबसे पहले आता है भारत के अंदर से। बाद में बात करें साथियों तो 1608 में ये क्या होता है, जो ब्रिटेन का राजा था, किसका नाम था उसका, जेम्स प्रथम था, उसका दूत आता है, जिस दूत का नाम था क्या साथियों, कैप्टन हॉकिंस था, जो अकबर के दरबार में आता है। ठीक है, अकबर के दरबार में नहीं, अकबर के नाम से तो वो पत्थर लेकर आता है, लेकिन दरबार किसका था, जहांगीर का दरबार था। दूसरा बात करें साथियों 1615 के अंदर से, तो 1615 के अंदर से क्या होता है साथियों, यहाँ पर से जो टॉम स्रो है वो ब्रिटेन की तरफ से क्या आता है साथियों, जहांगीर के दरबार में आता है। इन थोड़े बहुत याद रख लेना कि कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा आपने ब्रिटिश देख लिया, फिर आता है डेनिस। डेनिस हैं, ये 1620 के अंदर से कंपनी स्थापित होती है, फिर 1620 में ये आते हैं। इनके द्वारा जो पहला कारखाना लगाया जाता है वो कहाँ पर लगाया जाता है साथियों, वो लगाया जाता है त्रावणकोर में 1620 में लगाया जाता है। फ्रांसीसियों के द्वारा साथियों, ये फ्रांसीसी हैं, ये 1668 में आते हैं, और इनका जो कारखाना लगाया जाता है सूरत में लगाया जाता है 1668 में। स्वीडिश हैं साथियों, ये भारत में 1731 में आते हैं, लेकिन जो अपना कारखाना लगाते हैं एकमात्र ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना कारखाना भारत से बाहर लगाया था, तो वो याद रखना स्वीडिश कौन थे, स्वीडिश थे जिन्होंने अपना कारखाना चीन के अंदर से लगाया था। उम्मीद करता हूँ कि यह स्लाइड आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जिक्र करते हैं साथियों अपन प्लासी के युद्ध के बारे में। ठीक है, या फिर ये देख लो 1661 वाला। 1661 के अंदर से क्या होता है साथियों कि जो इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह होता है वो पुर्तगाली राजकुमारी जिसका नाम था साथियों कैथरीन से होता है। और बाद में क्या होता है साथियों, जो चार्ल्स सेकंड है इस सेकंड को दहेज के रूप में बम्बई दिया जाता है। बाद में क्या करें होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1668 के अंदर से क्या होता है कि 10 पाउंड प्रति वर्ष के हिसाब से जो बम्बई है ना वो किराए पर ले लेती है, किससे, चार्ल्स सेकंड से। अब बात करते हैं अपन प्लासी के युद्ध के बारे में।
प्लासी का जो युद्ध होता है साथियों, ये 23 जून 1757 को होता है। ये डेट थोड़ी सी याद रखना है। किस किस के मध्य होता है साथियों? ये बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है, और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये युद्ध होता है। और यहाँ पर इस प्लासी के युद्ध के अंदर से क्या होता है साथियों? अंग्रेज जीत जाते हैं। इस जीत के बाद में क्या होता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की क्या हो जाती है साथियों? यहाँ पर नींव पड़ जाती है, ठीक है, फिर शुरुआत बोल सकते हो। दूसरा बात करते हैं साथियों बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध होता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है साथियों, याद रखना। ये होता है कि 22 अक्टूबर 1764 को ये युद्ध होता है। किस किस के मध्य होता है साथियों? बंगाल का नाम आता है, उसका नवाब था जिसका नाम था मीर कासिम। और दूसरा बात कर अवध का एक राजा था, पर अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला। और दिल्ली का एक मुगल सम्राट था, नाम था उसका शाह आलम। इनके साथ और अंग्रेज़ों के साथ में ये युद्ध होता है जिसके अंदर से अंग्रेज जीत जाते हैं। और इसी जीत के साथ में जो अंग्रेज होते हैं साथियों, ये अपनी वास्तविक सत्ता भारत के अंदर से स्थापित कर देते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। दोनों युद्ध हैं, आपसे डेट पूछ सकता है। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? इलाहाबादी की संधि के बारे में। इलाहाबादी की संधि है साथियों, यहाँ पर से क्या होती है, किस किस के मध्य होती है? इलाहाबाद की जो संधि होती है साथियों, ये याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है साथियों, ये 12 अगस्त 1765 को होती है। और इस समय जो शासक था वो शाह आलम सेकंड से होती है, ये भी याद रखना। दूसरी जो संधि होती है ये 16 अगस्त 1765 को होती है। और यहाँ पर जब शासक था जो इलाहाबाद की दूसरी संधि के समय, वो नाम था उसका सिराजुद्दौला। इन संधियों की जो जितनी भी डेट हैं वो थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, बस यही आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं साथियों कर्नाटक युद्ध के बारे में। जो कर्नाटक युद्ध होता है ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है साथियों। इनके अंदर भी बहुत सारी संधियां आपको देखने को मिल जाती हैं। उन सारी संधियों के बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात होती है किसके बारे में? कर्नाटक युद्ध के अंदर से पहला नाम आ जाता है साथियों, क्या नाम आता है? या फिर बोल सकते हो कि जो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध होता है उसके अंदर से क्या होता है कि 1746 से लेकर 1748 के अंदर से ये युद्ध होता है। इसका मेन कारण था कि जो ऑस्ट्रिया था ना, उस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर ये युद्ध होता है। किस किस के मध्य? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। और बाद में इनके साथ में एक संधि होती है, उसका नाम आ जाता है साथियों, क्या नाम आ जाता है? एक्स-ला सेपेल की संधि होती है। और यह होती कब है? 1748 को होती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कर्नाटक का युद्ध होता है जिसके अंदर से 1749 से लेकर 1754 के मध्य होता है। इसके अंदर से क्या होता है साथियों कि कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। इसके अंदर भी संधि हो जाती है जो सबसे बहुत बार पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। उस संधि का नाम आता है पांडिचेरी की संधि, 1755 में होती है, ये याद रखना, ठीक है। तीसरी संधि के बारे में बात करें, पर तीसरा युद्ध के बारे में बात करें तो ये तीसरा युद्ध होता है 1758 से लेकर कब तक होता है? 1763 तक होता है। इसके अंदर से बात करें तो क्या होता है? देखो, सप्तवर्षीय युद्ध हो गया और औपनिवेशिक जो कारण थे उसके कारण ये युद्ध होता है। और इसके अंदर एक संधि होती है जिसका नाम आता है पेरिस की संधि। और ये पेरिस की संधि है साथियों 1763 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। और आगे जितना भी अपन कंटेंट पढ़ेंगे या फिर आगे जितने भी क्लासेज होंगी इसी प्रकार से अपन शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। मेरा मेन मकसद ये होता है साथियों कि आप थ्योरी से पढ़ोगे तो ज़्यादा आपके फ़ायदे में बेनिफिट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अपन आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो युद्ध होता है प्रथम आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है। ये 1767 से लेकर 1769 के मध्य ये युद्ध होता है। इधर मैसूर का जो शासक था उसका नाम था हैदर अली, ठीक है। और इधर अंग्रेज़ों की तरफ से फिर बोल सकते हो कि जो बंगाल का गवर्नर था उसका नाम था, क्या था साथियों? उसका नाम आ जाता है लॉर्ड वेरेलिस्ट आ जाता है साथियों। और इसके अंदर से क्या होता है, जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है इस समय एक संधि होती है जिसका नाम आता है मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि 1769 के अंदर से होती है, ये याद रखना। दूसरा बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध के अंदर से दूसरा युद्ध होता है जिसके अंदर से जो मैसूर का जो शासक था वो भी हैदर अली था और बंगाल का जो गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग्स था साथियों। और इस समय एक संधि होती है, उस संधि का नाम आ जाता है मंगलोर की संधि, ठीक है। तीसरी संधि के बारे में बात करें तो तीसरी संधि ये जो युद्ध होता है मैसूर का ही, ये युद्ध याद रखना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है जो 1790 से लेकर 1792 तक चलता है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर जो मैसूर का जो शासक था वो था टीपू सुल्तान।
और इधर बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था साथियों, लॉर्ड कॉर्नवालिस था साथियों। और यहाँ पर से एक संधि होती है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है, 1792 को होती है, याद रखना है। फिर चौथा युद्ध होता है साथियों, जो आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है वो 1799 के अंदर से होता है। और यहाँ पर जो मैसूर का जो शासक था वो टीपू सुल्तान था और बंगाल का जो गवर्नर था वो लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, ये संधियाँ हैं, संधियों के बारे में आपसे पूछ सकता है। अब जो नेक्स्ट नाम आता है साथियों, किसका नाम आता है, आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो साथियों सारा का सारा जो कंटेंट है, आपने जितनी भी टेस्ट सीरीज़ दी होंगी, हर टेस्ट सीरीज़ में आपसे सवाल देखने को मिल जाएगा और आपकी जो मेन एग्जाम होगी उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पहले लगा लो, थोड़ी सी आंग्ल मराठा युद्ध वाली है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, ये साथियों 1775 से लेकर 1782 तक होता है। इसके अंदर एक संधि होती है जिसका नाम होता है साथियों सालबाई की संधि होती है। कौन सी होती है, सालबाई की संधि होती है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं द्वितीय आंग्ल जो मराठा युद्ध है, ये 1803 से लेकर 1806 तक चलता है, जिसके अंदर से 3-4 संधि आपको देखने को मिलती हैं। जैसे देवगांव की संधि होती है, इंपॉर्टेंट है, 17 दिसंबर 1803 को होती है। किस किस के मध्य होती है, अंग्रेज और भोसले के मध्य होती है। दूसरा बात करते हैं साथियों, ये भी थोड़ी सी पूछ जाती है, सुरजी अर्जन की संधि या फिर सर्जन अर्जन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये 30 दिसंबर 1803 को होती है। ठीक है, ये किस किस के मध्य होती है, ये अंग्रेज़ों और सिंधिया के मध्य होती है। तीसरा बात करते हैं राजपुर घाट की संधि साथियों, ये 25 दिसंबर 1805 को होती है। ठीक है, तीसरा नाम आता है साथियों कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1817 से लेकर 1818 तक होता है। इनके भी एक संधि होती है जिसका नाम आता है, जैसे पूना की संधि हो गई, ग्वालियर की संधि हो गई, मंदसौर की संधि हो जाती है, ये थोड़ी बहुत आपको याद रखनी है। ऊपर वाली जो है सालबाई की संधि इंपॉर्टेंट, देवगांव की है, और सुरजी अर्जन की संधि है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब एक और बच जाता है साथियों, अंग्रेज़ों के साथ में जो युद्ध होता है आंग्ल सिख युद्ध होता है। ये रहा, देखो 2 युद्ध आपको देखने को मिलेंगे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है साथियों, ये 1845 से लेकर 1846 को होता है। इधर जो सिख शासक था उसका नाम था दिलीप सिंह था और जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हॉर्डिंग था साथियों। इनके मध्य एक संधि होती है जिस संधि का नाम था साथियों लाहौर की संधि था। इस संधि के बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा दिलीप सिंह को एक पदवी दी जाती है, नाम आता है उसका महाराजा की संधि या फिर महाराजा की पदवी दी जाती है। ठीक है, दूसरी संधि के बारे में बात करें तो दूसरी संधि नाम आता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है। इसके अंदर से क्या होता है साथियों, जो 1848 से लेकर 1849 के मध्य होता है। और यहाँ पर भी जो शासक था कौन था साथियों, उसका नाम आ जाता है, जो सिख शासक था उसका दलीप सिंह ही नाम आता है। और यहाँ पर जो शासक दूसरा जो है, ना बोल सकते हो कि जो गवर्नर जनरल है वो कौन होता है साथियों, लॉर्ड डलहौजी होता है। और इनके मध्य एक संधि होती है जिसका नाम आ जाता है अमृतसर की संधि। इस संधि के बाद में क्या होता है कि दिलीप सिंह से जो कोहिनूर हीरा है वो लेकर ब्रिटिश ताज के पास में भेज दिया जाता है। ये थोड़ी बहुत हैं, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों किसके बारे में अपन, अब देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय के बारे में बात करते हैं। कहाँ पर रही, ये रहा, देखो गवर्नर जनरल। सारी के सारी जो है कंटेंट राइटर ने बढ़िया तरीके से लिखा है। गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में अपन डिस्कस करेंगे साथियों, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मेन रूप से बात करें तो जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे देखा जाए तो सारा का सारा जो कंटेंट है आपको 15-20 पेज में मिलेगा। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो साथियों आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी सवाल आएंगे आपके एग्जाम में सारे के सारे आपको यहाँ पर से मिलने वाले हैं। ठीक है, बात करें वारेन हेस्टिंग के बारे में, इसका जो कार्यकाल माना जाता है साथियों हेस्टिंग का, ये 1773 से लेकर 1785 तक माना जाता है। ये क्या था साथियों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसके समय क्या होता है साथियों कि 1773 के अंदर से जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना वो पारित होता है। ठीक है, और बात करें तो जो घेरे की नीति है वो भी इन्हीं के काल से मानी जाती है। और इनके काल के अंदर से क्या होता है कि साथियों कलकत्ता के अंदर से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के समय होती है। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। जो वारेन हेस्टिंग है साथियों, इसको भारत में न्यायिक सेवा का या फिर भारत में न्यायिक सेवा के जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट का नाम आता है साथियों, वो नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस आता है। इसका जो कार्यकाल माना जाता है साथियों 1786 से लेकर 1793 तक इनका काल माना जाता है।
इनके काल के समय देखो 2-3 संधियाँ आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करें तो इनके समय है एक तृतीय आंग्ल मैसूर का युद्ध होता है जो 1790 से लेकर 1792 को होता है। एक संधि होती है जिसका नाम आ जाता है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1792 में होती है। ये अपन ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, तो ये दोबारा से आपकी रिपीट हो गई। दूसरा बात करें, इनके समय स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत होती है। करीबन कब होती है साथियों, याद रखना 1993 को होती है। तो थोड़ा सा इसमें से चेंज कर लेना, 1993 नहीं है, यहाँ पर से 1793 है, 1793 है, ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें साथियों, तो 5 अक्टूबर की बात आती है। 5 अक्टूबर 1805 के अंदर से क्या होता है साथियों, इनकी मृत्यु हो जाती है। और कहाँ पर होती है साथियों, गाजीपुर यूपी के अंदर से होती है, वहीं पर इनकी कब्र बनी हुई है। लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में बात करें तो साथियों ये सिविल सेवा और पुलिस सेवा के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है साथियों, नाम आता है साथियों लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल माना जाता है 1798 से लेकर 1805 तक माना जाता है। इनके समय क्या होता है साथियों, सहायक संधि की शुरुआत होती है। और जो सहायक संधि की शुरुआत होती है वह 1798 के अंदर से होती है। जैसे इसमें बोल सकते हैं, जैसे हैदराबाद की संधि कब होती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, 1798 को होती है, ठीक है। 1798 या फिर 1800 को बोल सकते हो। मैसूर के बारे में बात करें 1799, तंजौर का 1799, अवध का 1801, पेशवा के बारे में बात करें तो 1802, भोसले की जो संधि है वो 1803, सिंधिया की जो संधि 1804 आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली के समय जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है वो 1799 में होता है। और यहाँ पर से बसीन की संधि भी आपको देखने को मिलेगी 1802 के अंदर से, जो यहाँ पर से दिखा रखी है, ठीक है। और इन्हीं के काल के अंदर से बात करें तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के समय मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट किसका नाम आता है, यहाँ पर से कितने हो गए, 3 हो गए। चौथा के बारे में बात करते हैं, ये ला भाई, इनका नाम आता है लॉर्ड हेस्टिंग नाम आता है साथियों। इनका जो कार्यकाल था वो 1813 से लेकर 1823 तक माना जाता है। इनके समय देखो क्या क्या होता है, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है साथियों 1817 से लेकर 1819 तक होता है। और इनके द्वारा बाद में क्या होता है साथियों कि हस्तक्षेप की नीति है वो चलाई जाती है। 1818 के अंदर से जो पेशवा का पद था वो समाप्त कर दिया जाता है। एक आंग्ल नेपाल युद्ध भी होता है साथियों इनके समय, जो 1814 से लेकर 1816 के अंदर से होता है। और बात करें साथियों इन्हीं के कार्यकाल के अंदर से क्या क्या होता है, इनके कार्यकाल के अंदर से जो रेतवाड़ी व्यवस्था है वो लागू हो जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो बम्बई और मद्रास में होता है। और जो रेतवाड़ी व्यवस्था है ये टॉमस मुनरो के द्वारा लागू की जाती है 1820 के अंदर से, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। और इन्हीं के काल के अंदर से जो मालवाड़ी व्यवस्था है वो भी यहाँ पर से लागू होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है साथियों किसका, लॉर्ड विलियम बेटिक के बारे में। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1828 से लेकर 1835 तक माना जाता है। इनके अंदर से होता है देखो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे ये। और साथ ही बात करें तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिक थे, ये भी याद रखना। इनके द्वारा साथियों क्या होता है कि 1829 के अंदर से नियम 17 द्वारा जो सती प्रथा थी ना उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कब किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, कब किया जाता है, ठीक है। और बात करें साथियों 1833 के अंदर से जो चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इसी प्रकार के अंदर से अपन बात करें तो 1833 के अंदर से भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था साथियों, लॉर्ड विलियम बेटिक था, ये भी याद रखना, ठीक है। और विलियम बेटिक के द्वारा साथियों जो 1830 के अंदर से जो ठगी प्रथा थी ना उसको समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नाम आता है लॉर्ड एलन बरो, जिनका कार्यकाल 1842 से लेकर 1844 तक होता है। इनके समय क्या होता है साथियों कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। और सिंध को 1843 के अंदर से पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर से मिला लिया जाता है। इनके समय अंदर से क्या होता है साथियों कि 1843 में जो दास प्रथा है ना उसका उन्मूलन हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अगर कंटेंट में मज़ा आ रहा तो थोड़ा सा लाइक करके और शेयर करके सब्सक्राइब करके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन दे देना साथियों। नाम आता है लॉर्ड डलहौजी, जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 तक माना जाता है। इनके समय क्या होता है, जो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है वो इन्हीं के समय होता है, 1848 से 1849 में होता है,
ठीक है। और बाद में क्या होता है कि 29 मार्च 1849 को क्या होता है कि जो पंजाब का अंग्रेजी राज्यों में विलय हो जाता है, और जो कोहिनूर का जो हीरा होता है वो वहाँ पर क्या भेज दिया जाता है, महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है, जो मैं पहले ऊपर बताकर आ चुका हूँ। और बात करें साथियों लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है कि व्यापगत सिद्धांत के अंदर से विलय किए जाने वाले जो राज्य हैं, या फिर बोल सकते हो कि जो व्यापगत सिद्धांत है वो यहाँ पर से चलाया जाता है। जैसे छोटे मोटे जो राज्य होते हैं उनके ऊपर से कोई ना कोई एलिगेशन लगाकर या फिर उनको ये बोल दिया जाता है कि तुम शासन नहीं चला सकते, तो वो अपने अंदर मिला लिए जाते थे। जैसे सतारा हो गया 1848 में, जैतपुर संबलपुर हो गया 1849 में, जैसे उदयपुर हो गया 1852 में, झांसी हो गया 1853 में, ऐसे ऐसे इनको मिला लिया जाता है। ठीक है। जैसे अवध हो गया, अवध के ऊपर से एलिगेशन लगाया था कि कुशासन का आरोप लगाया और अंग्रेजों ने अपने अधीन इसको मिला लिया जाता है 1856 के अंदर से। ये थोड़ा बहुत है, कभी कभार याद रख लेना। आगे बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के समय क्या होता है साथियों, ये भारत में रेलवे के जनक माने जाते हैं और 1853 के अंदर से प्रथम रेलवे लाइन बिछाई जाती है, फिर चलाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक, बम्बई से थाने के बीच में लगभग 34 किलोमीटर है। ठीक है, ये 34 किलोमीटर है, ये याद रखना, थोड़ा सा इसमें गलत लिखा गया है, 34 किलोमीटर है, 34 किलोमीटर। और बाद में जो 1854 है वो 1854 के अंदर से जो कलकत्ता और रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चलाई जाती है। पर आपको पहले ही ट्रेन याद रखनी है कि कब से कहाँ तक चलती है और किसके द्वारा चलाई जाती है और कौन सी सन में चलती है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साथियों भारत में पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना होती है। बोले तो सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इन्हीं के समय मानी जाती है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अब नेक्स्ट नाम आता है साथियों लॉर्ड कैनिंग का। लॉर्ड कैनिंग है साथियों, ये 1856 से लेकर 1858 और 1858 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल माना जाता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ये माने जाते हैं और भारत के प्रथम वायसराय भी इनको कहा जाता है। इनके समय क्या होता है साथियों, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वो इन्हीं के समय स्टार्ट होता है। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, जितनी भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर से मिल जाएंगी। जो अलग है वो आप नोट कर लेना साथियों। इनके समय बात करें, देखो 1857 के अंदर से मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी लिख रखी हैं। 1857 के अंदर से क्या होता है साथियों कि बम्बई हो गई, कलकत्ता हो गई और मद्रास के अंदर से 3 जो विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना होती है। लॉर्ड कैनिंग के समय साथ ही जो कंपनी शासन है उसका अंत हो जाता है और मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, ये इतना आपने देख लिया। अब नेक्स्ट किसका नाम आता है साथियों, नाम आता है किसका, लॉर्ड मेयो का। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1869 से लेकर 1872 तक माना जाता है। इनके समय 1871 के अंदर से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का बनाया जाता है, फिर गठन होता है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और 1865 के अंदर से कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के अंदर से उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। भारत में पहली बार जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में होती है। और कब होती है लाडले, 1872 में होती है। नेक्स्ट बात करें लॉर्ड लिटन। इनके समय देखो इनका जो कार्यकाल माना जाता है वो 1876 से लेकर 1880 तक माना जाता है। ठीक है, और इनके समय देखो क्या क्या होता है। इनके समय साथियों प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति होती है 1878 के अंदर से, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं रिचर्ड स्टेजी, इसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। साथियों 1878 के अंदर से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो यहाँ पर से क्या होता है साथियों, पारित किया जाता है। और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को साथियों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, उनके द्वारा क्या कहते हैं साथियों, उन्होंने कहा था कि आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। किसके द्वारा कहा जाता है और किसको कहा जाता है ये भी याद रखना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 को, उसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा आकाश से होने वाला वज्रपात कहा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के अंदर से जो साथियों वैधानिक जनपद सेवा का गठन किया गया था 1878 के अंदर से, ये भी याद रखना। और इनके समय साथियों जो सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी जाती है साथियों, 19 वर्ष कर दी जाती है। कितनी कर दी जाती है लाडले, 19 वर्ष कर दी जाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड रिपन।
लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है साथियों, ये कब से कब तक चलता है? ये चलता है यहाँ से 1880 से लेकर 1884 के समय। इनका जो कार्यकाल है या फिर इनके कार्यकाल से कंटिन्यू क्या हो जाती है साथियों, जनगणना स्टार्ट हो जाती है। पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के समय होती है लेकिन कंटिन्यू नहीं होती है, लेकिन बाद में लॉर्ड रिपन के समय है वो जो जनगणना है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। लॉर्ड रिपन को साथियों स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और साथ ही बात करें तो 1882 के अंदर से शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, इसको क्या कर दिया जाता है साथियों, 1882 में ख़त्म कर दिया जाता है। किसके कार्यकाल के अंदर से? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के अंदर से समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट नाम किसका आता है साथियों? नेक्स्ट नाम आता है लॉर्ड डफरिन का नाम आता है। कहाँ पर गया भाई? ये रहा। ज़्यादा कोई खास है नहीं इसके अंदर से। इनके कार्यकाल के समय क्या होता है साथियों कि जो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 के अंदर से, किसके द्वारा की जाती है? A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के अंदर से 1887 के अंदर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो 1899 से लेकर 1905 तक चलता है। लॉर्ड कर्जन के समय 4-5 आयोग बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। जैसे 1900 के अंदर से अकाल आयोग का गठन होता है। 1901 में बात करें तो सिंचाई आयोग बन गया। 1901 में रेलवे आयोग बन गया। 2 में पुलिस आयोग बन गया। और 1902 के अंदर से ही विश्वविद्यालय आयोग बन जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों तो 19 जुलाई 1905 की बात आती है। इसके अंदर से क्या होता है कि जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, और कहाँ पर होती है साथियों? ये शिमला के अंदर से होती है। और इसको अनुमति कब मिलती है? सितंबर 1905 के अंदर से ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसको स्वीकृति दे दी जाती है। अब बात करते हैं, नाम आता है साथियों किसका? नाम आता है कि लॉर्ड मिंटो सेकंड का। लॉर्ड मिंटो सेकंड, इसका जो कार्यकाल है वो 1905 से 1910 तक माना जाता है। ठीक है, और इसके समय क्या होता है साथियों कि 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। ठीक है, और बात करें तो पार्लियामेंटो सुधार के तहत पहली बार क्या होता है कि मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की जाती है। ये भी याद रखना। अब नाम आता है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का नाम आता है। इनका जो कार्यकाल है वो 1910 से 1916 तक माना जाता है। इसके अंदर से क्या होता है, इनके कार्यकाल के अंदर से जो बंगाल विभाजन था ना, उसको यहाँ पर से रद्द कर दिया जाता है। और बंगाल विभाजन स्वीकृत कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय इसको क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है। और बाद में क्या होता है साथियों, जो राजधानी कलकत्ता थी पहले भारत की, वो दिल्ली लाई जाती है, मतलब कि दिल्ली घोषित कर दी जाती है 1911 के अंदर से। बाद में 1912 के अंदर से दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। फिर समय आता है साथियों 23 दिसंबर 1912 को। दिल्ली में क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक दिया जाता है। और बम फेंकने के बाद में उनको क्या हो जाती है साथियों, उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर से नाम आता है भाई बाल मुकुंद को यहाँ पर से फांसी की सज़ा दे दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले का नाम आता है साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक माना जाता है साथियों। इनके समय ज़्यादा कोई खास आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है किसका? नाम आता है साथियों लॉर्ड रीडिंग का नाम आता है, जिसका कार्यकाल है वो 1921 से 1926 तक माना जाता है। ठीक है, जो एकमात्र क्या था साथियों, यहूदी वायसराय माना जाता है। इनके कार्यकाल के अंदर से 1922 के अंदर से जो ICS की परीक्षा है साथियों, लंदन और इलाहाबाद में आयोजित करवाई जाती है। और 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना भी होती है, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट किसका नाम आता है साथियों? नाम आता है लॉर्ड इरविन का। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है वो 1926 से लेकर 1931 तक माना जाता है। ठीक है, इनके अंदर से क्या होता है साथियों कि जो भी चीज़ें हैं देशी रियासतों के संबंध में 1927 में बटलर समिति की यहाँ पर से नियुक्ति होती है। और इन्हीं के समय साथियों 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आ जाता है। ठीक है, और जो 5 मार्च है 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड लिंथिंगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक माना जाता है। लॉर्ड लिंथिंगो है सो साथियों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनके अंदर से क्या होता है साथियों, इनके शासनकाल के समय
पहला प्रांतीय आम चुनाव होता है जो 1936-37 के अंदर से संपन्न होता है, जिसमें से 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने बनाई जाती है और 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत और जिसमें से 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। 1942 के अंदर से साथियों क्रिप्स मिशन है वो भारत आता है। गांधी जी के द्वारा इस निर्णय को क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और लॉर्ड लिंथिनगो के कार्यकाल के अंदर से ही साथियों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति प्रारंभ हो जाती है, जिसके अंदर से करो या फिर मरो का नारा दिया जाता है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है किसका, लॉर्ड वेवेल का। लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल है वो 1944 से लेकर 1947 तक माना जाता है। ये रहा भाई साहब। इनके कार्यकाल के अंदर से क्या होता है साथियों कि शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 की घोषणा की जाती है। साथ ही बात करें तो 1900 वेवेल योजना है वो 1945 में प्रस्तुत किया जाता है और 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लाइमेट एटली ने घोषणा की थी कि भारत को जून 1948 में क्या कर दिया जाता है, हम सत्ता को सौंप देंगे। ये किसने कहा था, एटली ने कहा था। नेक्स्ट नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन। इनका जो कार्यकाल है वो 1947 से लेकर 1948 तक माना जाता है। ठीक है, ये क्या थे साथ, ये लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, ये क्या थे कि ब्रिटिश के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे, ये याद रखना। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बनते हैं। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें से क्या होता है कि भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार की जाती है। और साथ ही स्वतंत्र भारत के लिए प्रथम गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त किए जाते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अब नाम आता है सी राजगोपालाचारी का, जिनका कार्यकाल 1948 से लेकर 1950 तक चलता है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे, ये भी याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जो ब्रिटिश कालीन के अंदर से जो भूराज व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, क्या क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें हैं, याद रखना। यहाँ पर से सबसे पहले बात आती है स्थायी बंदोबस्त या फिर बोल सकते हो कि जमींदारी बंदोबस्त कह सकते हो। किसके कार्यकाल के अंदर से ये व्यवस्था स्टार्ट होती है साथियों, लॉर्ड कार्नवालिस की स्टार्ट होती है और 1793 में। दूसरा बात करें रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी कब स्टार्ट होती है, 1820 में स्टार्ट होती है। टॉमस मुनरो इस समय ये शासक था, इनके द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तीसरा नाम आ जाता है साथियों, नाम क्या आता है, माहलवाड़ी, ये आ जाती है 1822 के अंदर से। नाम आता है साथियों होल्ट मैकेजी के समय स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं ब्रिटिश कालीन के कुछ जो आयोग हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें तो नाम आता है साथियों जैसे इनाम आयोग है। इनाम आयोग है, इसकी स्थापना 1852 में होती है। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है इनाम था, वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भूस्वामियों की संपत्ति या फिर उपाधियों की जांच करना था। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा आता है साथियों, नाम आता है इसका स्ट्रेची आयोग आ जाता है। स्ट्रेची आयोग है साथियों, इसकी जो स्थापना होती है 1878 में होती है और इसका जो अध्यक्ष था वो रिचर्ड स्ट्रेची था। लॉर्ड लिटन इसका वायसराय था इस समय। इसका काम क्या था साथियों, इसका था कि अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए इसको बनाया गया था। हंटर आयोग थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये 1882 में बनाया जाता है। इस समय जो इसका अध्यक्ष बनता है विलियम हंटर बनता है। वायसराय कौन था, लॉर्ड रिपन था। ये क्या था साथियों, ये शिक्षा के प्रति पुनरावलोकन हेतु इसको बनाया गया था। फिर दूसरा बात करते हैं, नाम आता है साथियों कौन सा आता है, हर्सेल समिति के बारे में। इसकी जो स्थापना होती है ये 1893 में होती है। इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है हर्सेल को बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है साथियों कौन सा आता है, फ्रेजर आयोग आ जाता है, शेल्डर आयोग आ जाता है। ये ज़्यादा पूछेगा नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत है, याद रखना इनके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा लिख रखा, देखो यहाँ पर से 1857 की क्रांति के बारे में बात करते हैं। 1857 की क्रांति के अंदर से होता क्या है कि 29 मार्च 1857 को 24वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर के अंदर से क्या होता है साथियों, या फिर बोल सकते हैं जो पड़ती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल जिला परगना के अंदर से। इस समय क्या होता है कि जो मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट मेजर बाग को क्या कर दिया, उनकी हत्या कर दी जाती है। और दूसरा जो मेजर आता है सार्जेंट हयूस को क्या कर दी जाती है साथियों, गोली मार दी जाती है। इसके अंदर से क्या होता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है।
अब होता है साथियों कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें 1857 के सैनिक विद्रोह के समय जो मुगल शासक बहादुर शाह सेकंड जफर था, ये भी याद रखना है। ठीक है, अब बात करें देखो क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे 1857 के क्रांति के, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे दिल्ली है, दिल्ली हो गई, दिल्ली मेन केंद्र आ गया। इस समय जो विद्रोह की तिथि होती है 11 मई करीबन 1857 को होती है। ठीक है, और यहाँ पर से भारतीय नायक है, पर विद्रोही नेता था, उसका नाम था बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, दूसरा बात करें लखनऊ आ जाता है। लखनऊ में 30 मई 1857 को हो जाती है। फिर झांसी आता है, झांसी के बाद में झांसी में 4 जून को होती है। कानपुर में 5 जून को हो जाती है। जगदीशपुर में बात करें तो 12 जून को हो जाती है। ठीक है, और दूसरा बात करें तो फैजाबाद में जून 1857 में हो जाती है। बरेली हो गया, इलाहाबाद हो गया, फतेहपुर हो गया, इन जो सारे के सारे जो केंद्र हैं ये 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों अपन जो 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तक हैं जो कभी कभार पूछ लेता है, उनके बारे में बात करें तो पहली पुस्तक का नाम आ जाता है साथियों द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये किसकी पुस्तक है? वी.डी. सावरकर की पुस्तक है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं द ग्रेट रिपेबलियन, इसका जो आता है वो किसकी है? ये अशोक मेहता की है। ये आ गई द ग्रेट रिबेलियन आ जाती है। फिर दूसरा बात करते हैं साथियों तीसरी जो पुस्तक आती है उस पुस्तक का नाम आता है सिपोय म्यूनिटिंग एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आ जाता है, जो R.C. मजूमदार की पुस्तक मानी जाती है। अब बात करते हैं सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय का द्वारा या फिर बोल सकते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। वो कब की जाती है वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ठीक है, इनके बारे में बात करें तो जो राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है वो 22 मई 1772 को होता है, याद रखना। ठीक है, राधानगर हुगली बंगाल में इनका जन्म होता है। इनकी उपाधियों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको राजा कहा जाता था। राजा किसके द्वारा कहा गया था? मुगल शासक अकबरदित्य के द्वारा। युगदूत भी इनको कहा जाता है, किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। संवैधानिक आंदोलन के जनक हैं जो भी इनको कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। ये सारी की सारी इनकी उपाधियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं इनके प्रमुख समाचार पत्र हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं। सबसे पहले बात करें तो नाम आ जाता है साथियों संवाद कौमुदी जो बांग्ला में है। दूसरा बात करें मिरात उल अखबार है जो अंग्रेजी और फारसी में छपा करता था, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संस्थाओं के बारे में। इनके द्वारा जो संस्थाएं हैं वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है 1816 के अंदर से, कलकत्ता के अंदर से। दूसरा बात करें आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा की जाती है 1814-15 के अंदर से, कलकत्ता में की जाती है। दूसरा बात करते हैं हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है 1817 में, इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1825 में की जाती है। ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों 1830 में की जाती है, ये NCERT कहती है। लेकिन एक भाई ने कमेंट कर रखा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में कर रखी थी। तो साथियों बहुत सारे जो लोकल राइटर हैं उनमें 1829 दिया गया है, लेकिन NCERT 1830 कहती है। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट का नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती का। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात करें तो इनके द्वारा साथियों आर्य समाज की स्थापना की जाती है 1875 के अंदर से बम्बई में। इनके द्वारा एक नारा दिया जाता है वेदों की ओर लौटो। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना किसके द्वारा दिया जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इनका द्वारा एक शब्द यूज करता है स्वराज्य। ठीक है, और स्वामी दयानंद सरस्वती की जो है उपाधि बहुत बार पूछी जाती है। भारत का मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है, स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, सीधा सीधा सवाल बन सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों नाम किसका जाता है। देखो यहाँ पर देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों के बारे में। नाम आ जाता है सत्यार्थ प्रकाश जो 1874 में इनके द्वारा रची जाती है। दूसरा बात करें तो पाखंड खंडन है वो 1866 में जाती है। एक और मान सकते हो जैसे अद्वैत मत का खंडन भी 1873 में इन्हीं के द्वारा रचना की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है वो 1897 में होती है। और कहाँ पर होती है लाडले? याद रखना बेलूर कोलकाता के अंदर से इसके द्वारा स्थापित किया जाता है।
अब बात करते हैं प्रमुख संगठनों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आ जाता है किसका लाडले, एशियाटिक सोसाइटी का नाम आता है। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1774 को होती है। इसकी जो स्थापना करते हैं विलियम जोन्स करते हैं। कहाँ पर करते हैं? कलकत्ता में करते हैं। दूसरा नाम आ जाता है साथियों, दूसरा नाम आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता ही है कि 1830 के अंदर से, आप बोल सकते हो कि 1828 में भी बोल सकते हो कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है, कलकत्ता के अंदर से किया जाती है। एक और बोल सकते हो, जैसे दूसरा नाम आ जाता है तत्वाबोधिनी सभा। तत्वाबोधिनी सभा की जो स्थापना होती है 1839 को होती है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की जाती है, कलकत्ता के अंदर से। दूसरा बात करें परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की जो स्थापना होती है 1844 में होती है, गोपाल हरिदेश मुख के द्वारा की जाती है, बम्बई में की जाती है। आर्य समाज के बारे में बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और कहाँ पर होती है? बम्बई में होती है। एक और याद रख लेना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 को होती है, ये भी याद रखना। दूसरा बात करते हैं देव समाज के बारे में। तो देव समाज की जो स्थापना होती है वो 1887 को होती है, ठीक है। और दूसरा नाम आ जाता है रामकृष्ण मिशन के बारे में। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है 1897 को होती है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर के अंदर से इसकी स्थापना की जाती है। जैसे एक और बात करें तो जैसे पूना सेवा सदन आ जाता है, जिसकी स्थापना 1909 में होती है, श्रीमती रमाबाई रानाडे के द्वारा पुणे में होती है। सेवा समिति के बारे में बात करें तो 1914 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है? HN कंजरू के द्वारा स्थापित होती है, इलाहाबाद प्रयाग के अंदर से, ठीक है। दूसरा बात करें जैसे हिंदू महासभा की स्थापना होती है, किसके द्वारा? 1915 में होती है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, हरिद्वार के अंदर से। ऐसे बहुत सारी हैं। विश्व भारती आ गई, 1921 में जाती है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की जाती है। और बात करते हैं साथियों जैसे अपन प्रमुख जैसे सामाजिक सुधार अधिनियमों के बारे में। तो सामाजिक सुधार अधिनियम है, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें से एक चीज़ और याद रख लेना साथियों, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। इसमें से नाम आ जाता है सत्यशोधक समाज। इसे सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है साथियों 1873 को होती है। पूछ सकता है आपसे किसके द्वारा? नाम आता है साथियों ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा लाडले? ज्योतिबा फूले के द्वारा इसकी स्थापना होती है। कहाँ से होती है? महाराष्ट्र से होती है लाडले, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना। अपन बात कर रहे थे सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में। पहला नाम आ जाता है शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम। इसकी स्थापना होती है साथियों, यह 1795 से लेकर 1804 तक होता है। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा होता है। इसका काम क्या था कि शिशुओं को मारने पर रोक के लिए इसको बनाया गया था। दूसरा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, नाम आता है सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम बनता है, जो 1829 को बनता है। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा की जाती है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था और बाद में रोक लग दी जाती है 1829 के अंदर से। दूसरा बात करते हैं बाल विवाह। लॉर्ड विलियम बेटी के समय चलता है 1829 के अंदर से। 18 वर्ष से जो कम वर्ष के जो आयु के लड़के हैं उनके ऊपर से प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि 18 से कम वाले को विवाह नहीं कर सकते, उनको बाल विवाह माना जाएगा। दूसरा नाम आता है साथियों दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। ये आता है साथियों 1843 के अंदर से। और इसके अंदर से होता क्या है? इसमें से ये होता है कि जो लॉर्ड एलनब्रो है उनके द्वारा जो दास प्रथा थी ना, उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध बना दिया जाता है। एक और बात करें शारदा एक्ट आता है, इसमें से लॉर्ड इरविन के समय होता है साथियों, और ये 1930 के अंदर से होता है, ठीक है। और एक बाल विवाह निषेध अधिनियम भी बनता है, जो लॉर्ड इरविन के समय बनता है 1931 के अंदर से। ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? जो प्रमुख कृषक आंदोलन है, फिर कृषि आंदोलन है, उनके बारे में। सबसे पहले नाम आता है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह है साथियों 1836 से 1854 तक आता है। दूसरा दोबारा से चलता है 1921 से लेकर 1922 तक चलता है। इसके अंदर से जो प्रभावित क्षेत्र होता है वो मालाबार होता है साथियों। इसके अंदर से होता क्या है कि जो जमींदारों का अत्याचार और अंग्रेजी सरकार का खिलाफ विद्रोही नीतियाँ होती है, इसके कारण ये जो मेपला विद्रोह होता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा नाम? पागलपंथी विद्रोह का नाम आ जाता है साथियों। ये उत्तर बंगाल से इनका संबंध देखने को मिल जाता है, जो जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध ये आंदोलन होता है। दूसरा बात करें तो फिराजी आ जाता है। फिराजी के ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नील विद्रोह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, ये बंगाल से संबंधित माना जाता है। नील विद्रोह होता कब है? 1859 से लेकर 1860 के मध्य होता है, ठीक है। इसके अंदर से होता है कि किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना जाता है, ठीक है। दूसरा बात करें पाबना विद्रोह। पाबना विद्रोह का भी संबंध कहाँ से साथियों? ये बंगाल से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से क्या होता है कि काश्तकारी की ज़मीन पर कब्जे के
विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली और लगान वर्दी आपको देखने को मिल जाती है, इसलिए ये विद्रोह होता है। दूसरा बात करें अपन दक्कन का विद्रोह के बारे में। दक्कन का विद्रोह ये पूना, अहमदाबाद, सोलनपुर, सतारा आपको देखने को मिल जाता है। ये मैन रूप से 1874 से लेकर 1875 तक के मध्य होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि जो कपास की खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर से लगान वर्दी और जनपदों के द्वारा, जो महाजनों के द्वारा क्या होती है साथियों, यहाँ पर से बेदखली कर दी जाती है। बिजोलिया किसान आंदोलन नाम आता है, जो अपन राजस्थान जब हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें से बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान से संबंधित आ जाता है, जो विभिन्न प्रकार की करों से संबंधित आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह ये 1917 में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से अंदर से क्या होता है कि जो 3 कठिया प्रणाली के विरोध में इसको किया जाता है। खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करें तो ये 1918 में होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किया जाना था, इसलिए ये खेड़ा सत्याग्रह होता है। नेक्स्ट नाम आता है अवध किसान आंदोलन। अवध किसान आंदोलन है साथियों, ये 1920 के अंदर से होता है, ठीक है। और ये प्रतापगढ़, रायबरेली, उत्तर प्रदेश मौन रूप से मान सकते हो। इसके अंदर से क्या होता है कि अवैध लगान वसूली और भू बेदखली नियम लागू होने के कारण इसको स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है साथियों एका आंदोलन। ये एक नहीं है, एका है, ठीक है। एका आंदोलन कब होता है साथियों? ये 1921 से लेकर 1922 तक होता है। इसमें से लगान वर्दी के विरोध में इसको किया जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाता है बारदोली, ये भी यही हिस्सा होता है। मेन रूप से जो लगान की वर्दी हो जाती है इसलिए किया जाता है, 1928 के अंदर से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तेग बागा आंदोलन। तेग बागा आंदोलन के बारे में बात करें तो 1946 में होता है। इसका संबंध आपको बंगाल से देखने को मिल जाता है। इसका जो मेन चीज़ था कि जो बटाईदारों के निर्णय के लिए किसानों को 50% की जगह अब 33% आपको दिया जाना था, इसलिए ये आंदोलन होता है। एक और युद्ध बच जाता है साथियों भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन है साथियों, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद में होता है और इसका जो नेतृत्व किया जाता है विनोबा भावे के द्वारा किया जाता है। थोड़ा बहुत याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो रहा होगा। क्लास को आप 2x में देख लेना साथियों, एक बार क्लास देख लोगे तो आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ज़्यादा समय भी खराब नहीं होगा। ऐसे ही अपन सारे के सारे सब्जेक्ट करने वाले हैं जिससे आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाए। करंट अफेयर की क्लास अभी मैंने चला रखी है, उसको जाकर आप देख लेना। रोज़ाना अपन जो मेन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसका अपन एक टॉपिक करेंगे डेली। करीबन आपको 15 दिन के अंदर से 15 टॉपिक अपन करंट अफेयर के तैयार कर लेंगे और अपना काम जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है साथियों 1885 को होती है, A.O. ह्यूम के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके अंदर से क्या करें, देखो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम क्या था साथियों? लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। इसके अंदर से बात करें तो जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में किया जाता है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें, जैसे प्रथम अध्यक्ष हो गया, किसको बनाया जाता है? W.C. बनर्जी को बनाया जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? बदरुद्दीन तैयबगी को बनाया जाता है, ठीक है। और प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष किसको बनते हैं? जॉर्ज जूलियो को बनाया जाता है। और प्रथम जो महिला है वो एनी बेसेंट को बनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रथम भारतीय महिला के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू है, वो बनती है अध्यक्ष। दूसरा बात करें सबसे जो युवा अध्यक्ष होता है वो बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो बनते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है वो 1885 को होता है। इसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा की जाती है और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि हैं वो शामिल होते हैं। दूसरा 1886 में होता है जो कलकत्ता में होता है। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है जो प्रथम फारसी अध्यक्ष माने जाते हैं। तीसरा बात करें मद्रास में, इलाहाबाद में, कलकत्ता में, ऐसे बहुत सारे आपको अधिवेशन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो लास्ट का जो अधिवेशन बात करें तो कौन सा होता है साथियों? 1946 में होता है, मेरठ में अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं आचार्य JB कृपलानी के द्वारा की जाती है और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों बंगाल विभाजन के बारे में। बंगाल विभाजन है ये कब होता है? 1905 को होता है, ये थोड़ा बहुत याद रखना। बंगाल विभाजन का निर्णय के बारे में बात करें तो देखो किसके द्वारा की जाती है? 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा की जाती है। मैंने रूप से बात करें तो विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया।
स्वदेशी आंदोलन का विचार था कि सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने संजीवनी में दिया गया था, ये भी याद रखना। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब होता है? ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी होता है और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। और बात करें देखो 1905 के अंदर से क्या होता है, देखो इसके अंदर से होता है ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों मुस्लिम लीग के बारे में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है ये कब होती है? 1906 के अंदर से होती है, याद रखना। और मुस्लिम लीग का जो प्रथम मुख्यालय बनाया जाता है वो लखनऊ के अंदर से बनाया जाता है और इसका जो अध्यक्ष बनते हैं वो आगा खां बनते हैं, ये थोड़ा बहुत याद रखना। दूसरा बात करते हैं कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन साथियों दो जगह हो जाता है, एक तो गरम दल होता है और एक नरम दल हो जाता है। कब होता है? ये 1907 के अंदर से होता है, जो सूरत अधिवेशन हो रहा था उस समय हो जाता है। कारण क्या था साथियों कि जो स्वदेशी आंदोलन को चलाने के जो तौर तरीकों लेकर गरम दल और नरम दल के अंदर से बट गई थी कांग्रेस। और 1907 के समय जो सूरत अधिवेशन हो रहा था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे, ये याद रखना है। यहाँ पर से मैंने सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि गरम दल और नरम दल में दो भागों में बट जाता है। कारण था कि स्वदेशी आंदोलन को तौर तरीके का चलाने का तरीका था वो कुछ लोगों को समझ में आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था, इसलिए अलग अलग ये बट जाते हैं दो भागों में। अब बात करते हैं साथियों किसके बारे में? बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक है, इनकी उपाधियों के बारे में बात करें तो इनको लोकमान्य कहा जाता है, भारत के बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। इनका जो प्रकाशित समाचार पत्र के बारे में बात करें तो मराठा और केसरी हैं जो 1881 में प्रकाशित होते थे। दूसरा बात करें तो इनको भारतीय अशांति का जनक भी इनको कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया था? सिरोल के द्वारा कहा गया था इनको, बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मांडले जेल के अंदर से गीता रहस्य, याद रखना, गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। आगे बात करते हैं साथियों भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है साथियों कि जो वी.डी. सावरकर के द्वारा 1899 में मित्र मेला की स्थापना होती है 1904 के अंदर से। 1904 में देखो क्या होता है साथियों, एक गुप्त सभा अभिनव भारत में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। इसकी जो मित्र मेला की जो स्थापना करते हैं वी.डी. सावरकर करते हैं 1899 में और बाद में इसको बदल दिया जाता है अभिनव भारत गुप्त सभा 1904 में। दूसरा बात करते हैं नाम आता है देखो पी. मित्रा ने बंगाल में अनुशीलता समिति की स्थापना की थी, वो भी याद रखना है। अब बात करते हैं अपन विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। सबसे पहले नाम आ जाता है साथियों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय स्वशासन समिति या फिर बोल सकते हो कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, 1905 के अंदर से की जाती है, याद रखना। दूसरा नाम आ जाता है मैडम भिकाजी कामा ने 1907 के अंदर से क्या होता है कि जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में भारत का तिरंगा ध्वज है वो फहराया था और इन्हें भारतीय क्रांति की माता भी इनको कहा जाता है। किनको कहा जाता है साथियों? याद रखना, मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, ठीक है। और 1 नवंबर की बात आती है साथियों 1 नवंबर 1913 को। इसके अंदर से क्या होता है कि लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को के अंदर से गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। और सोहन सिंह भाखना इस पार्टी के क्या थे साथियों? अध्यक्ष बनते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट नाम आता है मार्लेमेंटो सुधार, ये कब आता है? 1909 में। दिल्ली दरबार 1911 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, 19 होम रूल लीग है ये 1916 में जाता है। लखनऊ समझौता 1916 में होता है। दूसरा बात करते तो माउंटेन घोषणा है ये 1917 में होती है। माउंटेन चेसपोर्ट सुधार है ये 1919 में होता है। ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं, इन सनों के बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों अपन किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में पोरबंदर में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी कस्तूरबा गांधी आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और बात करें तो 1889 से लेकर 1891 तक इन्होंने इंग्लैंड के अंदर से क्या की? कानून की पढ़ाई की। महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखना। 1917 के अंदर से इनके द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की जाती है। इनकी एक पुस्तक आती है जिसको अपन बोल सकते हैं कि आत्मकथा भी है गांधी जी की, जिसका नाम आ जाता है साथियों द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आ जाती है। ये इनकी क्या है साथियों? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर देता हूँ, ये लो भाई।
और बात करें तो इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती हैं, जैसे हिंद स्वराज हो गई, यंग इंडिया हो गई, नवजीवन हो गई, इंडियन ओपिनियन हो गया, ये इनकी पुस्तकें आपको देखने को मिल जाती हैं, हरिजन आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं गांधी जी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका के अंदर से क्या क्या किया जाता है, उनके बारे में बात करें। इनके द्वारा 1894 के अंदर से 1894 में क्या होता है साथियों, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये चीज़ें मैंने लिख रखी है। दूसरा बात करें तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है 1904 में, ये भी अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं टोलस्टॉय फार्म की स्थापना होती है जोहान्सबर्ग में 1910 में, ये भी गांधी जी के द्वारा की जाती है। दूसरा बात करें तो इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन होता है 1930 में, 1903 के अंदर से, ये भी गांधी जी के द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जब गांधी जी वहाँ दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं तो उनके द्वारा देखो 2-3 चीज़ें की जाती हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1917 के अंदर से इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया जाता है, ये प्रथम स्वीय अयोग्य आंदोलन था, ये भी याद रखना। दूसरा बात करें तो 1918 के अंदर से खेड़ा सत्याग्रह किया जाता है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि प्रथम असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट बात करें 1918 के अंदर से अहमदाबाद इनके द्वारा मील हड़ताल की जाती है, जो प्रथम भूख हड़ताल थी इन्हीं के द्वारा। ये भारत में आने के बाद में 3 काम इनके द्वारा किए जाते हैं। अब बात करते हैं साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करें तो ये साथियों 13 अप्रैल 1919 को घटित होता है। बात करें देखो 18 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट पारित किया जाता है। फिर 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल नाम आ जाता है उसको माइकल ओ डायर के आदेश पर पंजाब के 2 जो लोकप्रिय नेता हैं, जिसका नाम आता है डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम आता है डॉक्टर सैफुद्दीन किचुल को किया जाता है साथियों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस घटना के बाद में क्या होता है कि जो जनता होती है उसमें रोष उत्पन्न हो जाता है। फिर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासनिक सैन्य अधिकारी, जिसका नाम रहता है ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया जाता है। फिर होता क्या है साथियों कि 13 अप्रैल का समय आता है। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन किया जा रहा था, जिसके ऊपर क्या होता है कि जनरल आर डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है। इस हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो नाइटहुड की उपाधि है वो भी त्याग देते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और इस सारी घटना की तहकीकत के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया जाता है। ऐसा ही काम साथियों अपने राजस्थान में भी देखने को मिल जाता है, जिसको दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। याद रखना, एक साथी ने कमेंट करके पूछा था कि जैसे मानगढ़ हत्याकांड है ये भी 1913 में होता था। दूसरा बात करें देखो तो ये 17 नवंबर 1900 कब हुआ था साथियों, 1913 को होता है और ये 1919 को होता है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट नाम आता है असहयोग आंदोलन 1920-22 के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि साथियों लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति के लिए असहयोग आंदोलन को चलने की स्वीकृति प्रदान हो जाती है। महात्मा गांधी ने क्या किया कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है और इसी दिन क्या होता है साथियों, कोइंसिडेंस जो तिलक हैं उनका निधन हो जाता है। बाद में साथियों कि दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का क्या होता है साथियों, प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित कर दिया जाता है और इस प्रस्ताव को CR दास के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए 1921 में तिलक स्वराज्य फंड की स्थापना की जाती है। और इस समय क्या होता है साथियों कि जो महात्मा गांधी ने केसरे हिंद और जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी जाती है, ये भी याद रखना। इनके देखो यहाँ पर से दोनों उपाधियाँ त्याग दी जाती हैं, इनके पास में तो ऑलरेडी थी लेकिन इनको त्याग दी जाती है। जो महात्मा गांधी हैं वो केसरे हिंद की उपाधि और जो जमनालाल बजाज हैं वो राय बहादुर की उपाधि हैं वो त्याग देते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने को रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा, निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी, ये थोड़ा बहुत याद रख सकते हो। अब बात करते हैं साथियों अपन
चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा जो कांड है 4 अप्रैल 1922 को होता है, ये रहा भाई। इसके अंदर से क्या होता है कि देखो, संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह होता है। ठीक है, ये कांड होने का कारण क्या था उनके बारे में बात करें तो किसानों के जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण जो भीड़ होती है वो क्या हो जाती है, उग्र हो जाती है, और उग्र हो जाने के बाद में थाने में आग लगा दी जाती है, और जिसके अंदर से 22 पुलिसकर्मी हैं वो मारे जाते हैं। ठीक है, बाद में परिणाम क्या होता है कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन है वो चौरी चौरा कांड के कारण क्या कारण होता है, स्थगित करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें स्वराज्य पार्टी का गठन के बारे में, तो स्वराज्य पार्टी का जो गठन होता है याद रखना मार्च 1923 को होता है। ठीक है, इसके अंदर से होता है क्या, स्वराज्य पार्टी के अंदर से तो 1923 में विधानमंडल चुनाव में भाग लेने के लिए मार्च 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की जाती है, जिसके अंदर से जो CR दास हैं इस पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जो मोतीलाल नेहरू हैं वो यहाँ पर से महासचिव बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नाम आता है काकोरी कांड, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये कब होता है, ये 9 अगस्त 1925 को होता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट नाम आता है साथियों किसका, नाम आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर से क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा दांडी मार्च के साथ में हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद स्थित जो साबरमती आश्रम में अपने 78 जो समर्थक हैं उनके साथ में दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ करते हैं। 24 दिन के बाद में क्या होता है कि अपने समर्थकों के साथ में वो 5 अप्रैल को दांडी, यह जहाँ पर पड़ता है, नौसारी जिला में पड़ता है, और वहाँ पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को समुद्र तट पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ दिया जाता है। तो ये 12 मार्च कर लेना लाडले, कितना करना आपको, 12 मार्च कर लेना है इसको। ठीक है, ये 12 मार्च 1930 को होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कुछ लिखा गया है, ये रहा गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन है साथियों, इसका जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है ये नवंबर 1930 से लेकर 1931 तक होता है, ये याद रखना। दूसरा बात करें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक होता है। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है साथियों ये 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। बात करें अपन जो पहला गोलमेज सम्मेलन है जो कब होता है, नवंबर 1930 से 1931 तक होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मुस्लिम प्रतिनिधियों के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की क्या की जाती है साथियों, मांग करते हैं। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या करते हैं साथियों, भाग लेते हैं। जो कांग्रेस है वो सिर्फ दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसमें भाग लेती है, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी 29 अगस्त 1931 को कहाँ पर आते हैं साथियों, SS राजपुतना नामक जलपोत से लंदन के लिए रवाना हुए थे। ठीक है, और बात करें तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे जैसे महादेव देसाई हो गया, मदन मोहन मालवीय हो गया, देवदास गांधी हो गया, घनश्याम दास बिड़ला हो गया, मीरा बहन हो गई, एनी बिसेंट हो गई, सरोजिनी नायडू, ये शामिल होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट का, नाम आता है साथियों किसका, क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन क्या होता है, ये 1942 में आता है। भारत में बढ़ रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, नाम आता है उसका विंस्टन चर्चिल के द्वारा 1942 में एक मिशन भारत भेजा जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों, सन स्टेफोर्ड क्रिप्स द्वारा की जाती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो क्रिप्स मिशन रख दिया जाता है। अब नाम आता है साथियों इम्पोर्टेंट है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के बारे में बात करें तो 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक गवालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में नेहरू जी ने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद ने मिलकर तैयार किया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हो पारित कर दिया जाता है। इस समय गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया जाता है, करो या मरो का नारा दिया जाता है। ठीक है, और 9 अगस्त 1942 को सुबह सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर चलाकर क्या कर जाता है, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अब बात करते हैं साथियों गांधी इरविन समझौते के बारे में। गांधी इरविन समझौता क्या है कि देखो गांधी जी और इरविन की लंबी वार्ता के बाद में 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है जिसे दिल्ली पैक्ट कहा जाता है, फिर गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप क्या होता है कि कांग्रेस जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या होती है साथियों, राजी होती है। अब बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। आज़ाद हिंद फौज है साथियों मोहन सिंह के नेतृत्व में मार्च 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी या फिर बोल सकते हो कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। इंडियन नेशनल आर्मी का विचार सूत्र ज्ञानी प्रतिम सिंह और फूजीवारा ने दिया था। इसकी पहली डिवीज़न या फिर औपचारिक गठन है वो 1 सितंबर 1942 को किया जाता है, जिसका प्रथम जो सेनापति बनाया जाता है मोहन सिंह को बनाया जाता है। और आज़ाद हिंद फौज का जो गठन होता है साथियों कहाँ पर होता है, सिंगापुर के अंदर से होता है। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की जो कमान है वो किसको दे दी जाती है, सुभाष चंद्र बोस को दे दी जाती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपन सुभाष चंद्र बोस के बारे में साथियों, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। इनके द्वारा देखो साथियों क्या होता है कि 1920 में इन्होंने सिविल सेवा में चौथा स्थान प्राप्त किया था, लेकिन ये अपना मन नहीं लगा पाते हैं उस चीज़ के अंदर से और उस नौकरी को वो छोड़कर आ जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरणा से ये वर्ष 1921 में राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक है, और इनके द्वारा जो वो हैं इनके जो गुरु हैं वो नाम आता है साथियों इनका देश बंधु चिंतारंजन दास इनके राजनीतिक गुरु होते हैं। 1927 के द्वारा इंडिपेंडेंस लीग का इनका द्वारा गठन किया जाता है, जो यहाँ पर से लिखी जाती है। देखो 1927 में ये इनके द्वारा गठन किया गया था। दूसरा बात करें, जर्मनी की जो जनता थी इनको नेताजी कहती थी। देश नायक किनके द्वारा कहा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी के द्वारा इनको कहा गया था, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेवेल योजना 1945। इसके अंदर से क्या होता है कि देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में जो रूढ़िवादी सरकार भारत में संवैधानिक प्रश्न को हल करने के उद्देश्य से लॉर्ड वेवेल को भारत के नेताओं से विचार विमर्श के लिए कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए वायसराय लॉर्ड वेवेल ने 14 जून 1945 को एक योजना प्रस्तुत की जिसे वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई हैं। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन का जो गठनकर्ता माना जाता है वो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। जो कैबिनेट मिशन है ये दिल्ली कब पहुंचता है, ये 24 मार्च 1946 को पहुंचता है। इसमें से 3 सदस्य होते हैं। पैथिक लॉरेंस होता है जिसकी अध्यक्षता करता है, दूसरा एवी अलेक्जेंडर होता है और तीसरा जाता है स्टॉफर्ड क्रिप्स होता है जो व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखना। अब बात करते हैं साथियों अपन संविधान सभा के बारे में। देखो इसके अंदर से होता क्या है, सबसे पहले बात करें संविधान सभा के अंदर से चुनाव के बारे में, तो वर्ष 1936 में लखनऊ अधिवेशन के सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का चुनाव आयोजित किए जाते हैं। जिन चुनावों के अंदर से बात करें तो कांग्रेस है वो 208 सीट लेकर आती है, मुस्लिम लीग वो 73 सीट है, वो जो स्वतंत्र उम्मीदवार हैं वो 15 सीट लेकर आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। अब बात करते हैं साथियों अपन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को होता है, जिसके अंदर से 12 अगस्त 1946 को नेहरू जी को किया जाता है साथियों, निमंत्रण भेजा जाता है। ठीक है, और नेहरू जी क्या करते हैं, इस निमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है। लीग की इस कार्यवाही को भयानक रक्तपात हुआ था, ये भी थोड़ा बहुत याद रख लेना, ज़्यादा कुछ आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, देखो एटली की घोषणा के बारे में बात करते हैं। 1948 का समय आता है साथियों, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 को पहले भारतीय को सत्ता हस्तांतरित कर देंगे, उससे पहले कर देंगे। दूसरा बात करें तो एटली ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का क्या बनाया जाता है, वायसराय बना दिया जाता है। बाद में आता है लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इनके बारे में बात करें तो 24 मार्च की बात आती है। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के क्या बनते हैं,
34वें गवर्नर जनरल बनते हैं। ठीक है, और 3 जून 1947 को भारत का विभाजन योजना प्रस्तुत की जाती है। अब बात करते हैं अपन जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 उसके बारे में। ये रहा भाई आपके पास में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया जाता है। विधेयक को 18 जुलाई 1947 को क्या मिलती है, स्वीकृति मिल जाती है। इनके अनुसार बात करें तो 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। ये किस में कहा गया था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में कहा गया था। अब बात करें देखो साथियों, नाम आता है, देखो इसके अंदर से 2 चीज़ें आ जाती हैं। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन आ जाते हैं, जिसके अंदर से 14 अगस्त है वो क्या बनाता है, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस देखने को मिल जाता है। और अपना जो भारत है ये 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता प्राप्ति इनको हो जाती है। और साथियों इसी के साथ में आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से क्लास अच्छी लगी होगी। कंटेंट राइटरों के द्वारा भी बढ़िया तरीके से प्रयास किया गया, उनके लिए भी मैं थैंक यू कहूँगा और आप सभी लोगों के लिए भी मैं थैंक यू कहूँगा साथियों। और आगे जितने भी क्लासेज आने वाली हैं उन सारी की सारी क्लासों को अपने शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथियों, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। 1 से सवा घंटे के अंदर से आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है, तो इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। जितनी भी अपन क्लासेस पढ़ेंगे साथियों अपन ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ेंगे। MCQs के हिसाब से अपन नहीं पढ़ने वाले। MCQs से अपना एक सिलेबस कवर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।